सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन और सियासत। किसान 20 दिन से सड़क पर हैं और लगता है कि सरकार इतने दिनों बाद भी अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि उसे किसानों को मनाना है, बिल को लेकर समझाना है या फिर इन्हें भाव ही नहीं देना है। कृषि मंत्री गुजारिश के मूड में है, समाधान निकालने की अपील भी कर रहे हैं, वार्ता के लिए नई तारीखों की बात भी करते हैं। तो दूसरी तरफ वार्ता के साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल माओवादियों के हाथ में आंदोलन की कमान जाने का आरोप लगा देते हैं। बीजेपी के तमाम नेता भी विवादित बयान दे रहे हैं। उधर विपक्ष सरकार और किसानों की रस्साकशी के मजे ले रहा है। दिल्ली के सीएम किसानों की भूख हड़ताल का साथ और कांग्रेस पर हमला कर खुद को सबसे बड़ा रहनुमा दिखा रहे हैं। 5 दौर की बेनतीजा बात के बाद सरकार अब अपने तरकश से एक के बाद एक तीर निकाल रही है। 40 संगठनों की अगुवाई में चल रहे आंदोलन के समानांतर 10 संगठनों को अपने पक्ष में खड़ा कर सरकार ने दबाव भी बनाने की कोशिश लगता है शुरू कर दी है, लेकिन लगता है कि चाल बहुत कामयाब नहीं हुई। किसान कह रहे हैं कि मन माफिक होने पर ही आंदोलन खत्म होगा। स्थिति विकट है क्योंकि दिल्ली के जाम होने से 3500 करोड़ का रोजाना कारोबारी नुकसान भी उठा रहे हैं। सरकार ने संशोधन के मसौदे के जरिए गेंद किसानों के पाले में डाल दी, लेकिन किसान अब भी आंदोलन तेज करने पर अड़े हुए हैं। खुले मन से बात करने का दावा करने वाली सरकार अब तक किसानों के मन की बात नहीं समझ पाई है। कृषि मंत्री की फिर एक नई बातचीत की पेशकश से किसानों में उम्मीद तो जगी है, लेकिन सिंघू बॉर्डर से एक सुर में यही आवाज आ रही है कि मांगे मनवाए बिना वापसी मुमकिन नहीं। किसान चाहते हैं कि पीएम खुद वार्ता की पहल करे, लेकिन पीएम दिल्ली में डटे किसानों को छोड़कर दूसरे राज्यों के किसानों से बात कर रहे हैं। सरकार का तर्क है कि पंजाब और हरियाणा के किसान, जिनकी सालाना आय देश में सबसे ज्यादा है, वही इसकी अगुवाई कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये भी है कि दूसरे राज्यों के किसान भी बिल को लेकर उहापों में हैं कि 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने का सपना दिखा रही सरकार सच बोल रही है या उनकी बिरादरी के लोग। पंजाब हरियाणा से सटा दिल्ली का सिंघू बॉर्डर किसानों का महापड़ाव। यहीं से रणनीति भी तय होती है और संदेश भी। रणनीति आंदोलन को अगले दौर में ले जाने की और संदेश देश भर के किसान भाइयों को ये बताने के लिए कि सरकार के मुगालते में इतनी आसानी से आंदोलनरत किसान नहीं आने वाले, क्योंकि ये पूरी किसान बिरादरी का मामला है और उसे किसी तरह का नुकसान न उठाना पड़े। सिंघू बॉर्डर पर स्थिति का जायजा लिया समय संवाददाता अब्बास मेहंदी ने। किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है और किसानों का संघर्ष जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं। 20 दिन हो गए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, समाधान कैसे निकलेगा? अभी तक समाधान का कुछ सार नजर नहीं आ रही। हम तो चाहते हैं भी आज ही वो अपने तीनों कानून वापस ले ले और आज ही समाधान निकल आता है। बड़ी हंसी आई, आज सुबह हमने देखा न्यूज़ पे, आज न्यूज़ आ रही है जी वो प्रधानमंत्री आज किसानों से बात करेंगे। कौन से किसानों? हम बड़े खुश हुए जी, आज प्रधानमंत्री के पास टाइम आ गया किसानों के बात करने का। वो गुजरात के कच्छ के किसान हैं, वहाँ जाके उनसे बात करते हैं। शेम ऑन यू यार, हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, आप कच्छ में जाके बात कर रहे हैं। ये बात कैसे ख़त्म होगी? बातचीत से मसला हल नहीं होगा, ये कानून तीनों ही वापस लेने पड़े तभी खत्म होगा। लेकिन सरकार की तरफ से तो ये बात कही जा रही है, लगातार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, उनके जो तमाम मंत्री वो भी कह रहे हैं कि कृषि कानून को किसानों को समझना चाहिए, ये उन्हीं के फायदे के लिए है। आज 3 महीने 4 महीने से हम लोग बैठे हैं, आज तक तो हमारी समझ में नहीं या ये लोग समझा नहीं सके भाई इनमें किसका फायदा है, किसानों का क्या फायदा है और पब्लिक का क्या फायदा है या गवर्नमेंट का क्या फायदा है। अब हम क्या समझे? हम चाहते हैं ये कानून तीनों ही वापस ले ले, तब हम समझ जाएंगे। अगर बनाना ही है तो दोबारा कमेटी बनाए, हमारे में किसानों में से ले मेंबर्स ले, वो जो डिसाइड करेंगे हमें मंजूर होगा। अभी ये तीनों कानून वापस ही लेने पड़े आपको। कुछ ये बातें भी निकल के आ रही हैं, इस आंदोलन को नक्सलवाद से जोड़ा जा रहा है, वामपंथी से जोड़ा जा रहा है, खालिस्तान से जोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? हम सबसे पहले तो इन चीज़ों को कंडेम करेंगे
हमारे में अगर आपको कोई एंटी नेशनल एलिमेंट्स दिखाई देता है तो आपकी इंटेलिजेंस है, फोर्सेस है, पुलिस है, आन के अरेस्ट कर लो, हम उनका कोई भी बचाव नहीं करेंगे, बशर्ते कि वो एक्चुअल में कोई हो तो। बाकी करने को तो पहले कभी दूसरी पार्टी से अपोजिशन वाले कर रहे हैं, कभी खालिस्तानी कर रहे हैं, कभी एंटी नेशनल कर रहे हैं, अभी नक्सलाइट पे आ गए। नक्सलाइट के आगे जाने कौन होगा? नक्सलाइट ऐसे आन के नहीं बैठते। अगर कोई आपको एंटी नेशनल एलिमेंट दिखाई देता है तो मोस्ट वेलकम, हम आपका साथ देंगे, उसको अरेस्ट कराएं। आप देख सकते हैं कि साफ जो है, जो यहाँ पर किसान है, उनका कहना है कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होते, जब तक ये घर नहीं जाएंगे। यहाँ पर लंगर भी चल रहा है, गर्म कपड़े भी बांटे जा रहे हैं, तो पूरी तैयारी से किसान यहाँ पर आए हैं। और जब कृषि कानून वापस जब तक नहीं होगा, जब तक ये लोग बैठे रहेंगे और इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। कैमरामैन देव के साथ मैं अब्बास मेहंदी, सारा समय, सिंघू बॉर्डर। तो सिंघू बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे थे, जहां पर किसानों ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया कि बातचीत तो होगी, अगर सरकार चाहे तो बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तो हमारी वापसी भी नहीं होगी। किसान आंदोलन पर ही बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता संजय सिंह, टीएमसी से नेता नीरज राय, किसान नेता गजेंद्र चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी, साथ ही साथ अगर बात की जाए एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट डॉक्टर बीरपाल सिंह जी, सभी लोग जुड़ गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जी, आपने अभी ये रिपोर्ट देखी, जिस तरीके से किसान नेताओं ने सीधे तौर पर कहा कि हमें बड़ी खुशी हुई जब ये सुना कि प्रधानमंत्री किसानों से बात करेंगे, लेकिन उसके बाद वो बातचीत सिंघू बॉर्डर पर नहीं हुई, वो कच्छ के किसानों के साथ हो गई। और वहां पर जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से यही बातें दोहरा दी कि कृषि कानून किसानों की हितकारी है, किसानों के फायदे के लिए है। कच्छ के किसानों को जाकर समझा सकते हैं। सिंघू बॉर्डर कितना दूर है? दिल्ली तो आपके करीब थी ना। देखिए, बहुत सही कहा उन्होंने। अब ये है कि किसान के डिफिनेशन को समझना होगा। किसान कक्ष में हो, चाहे किसान पंजाब में हो, चाहे किसान बिहार में हो, अगर प्रधानमंत्री कहीं जाके बात करते तो समझ लिया जाए कि वो पूरे राष्ट्र के किसान से बात कर रहे हैं जी। सिंधु बॉर्डर पे जो किसान आए हैं, अब अभी कई तरह के भ्रांति आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो वामपंथी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल है उसके अंदर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो एक मिनट, कुछ लोग कह रहे हैं मैं आऊंगी ना, पहले ये आपके टीवी चैनल पे दिख रहा है, खालिस्तान जिंदाबाद का नारा दिख रहा है। एक मिनट मैडम, ये बातें नहीं कर रहे नहीं सक्की नहीं, खालिस्तान जिंदाबाद का नारा दिख रहा है, सभी के टुकड़े टुकड़े गैंग का फोटो दिख रहा है, जेल से छुड़वाने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये किसान हैं या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ब्रोकर हैं, हिंदी में दलाल हैं, इसका भी संज्ञान क्लियर नहीं है कि और प्रधानमंत्री अगर किसी से बात करेंगे तो वो किसान से बात करेंगे, ना कि इस तरह के लोगों से बात करेंगे जो आज तक इस बात को तय नहीं कर पाए कि उन्हें बात करना क्या है, जो इस बात पर जीत पा रहा हो कि जी हमें तो तीनों बिल वापस कर दो। इसका मतलब नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर के, अगर बात की जाए पीयूष गोयल से लेकर के, इसके अलावा सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, अमित शाह तक, जिन लोगों से बात कर रहे हैं, अभी तक उनको यही पता नहीं है कि वो किसानों से बात कर रहे हैं, कि माओवादियों से बात कर रहे हैं, कि खालिस्तान की फौज से बात कर रहे हैं। एक मिनट, हर एक को पता है कि वो किसान के नेता से बात कर रहे हैं, इसलिए वो बात कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जिस तरह की गतिविधियों को जोर डाला गया है, जिस तरह की जिसको किसानी से कोई लेना देना नहीं, जमीन से कोई वास्ता नहीं, वो अगर वहां बैठ के देश के लिए बात करे, खालिस्तान के लिए बात करे, तो प्रधानमंत्री का जाना उस समूह के अंदर ऐसा होगा कि वो किसान से नहीं, किसानों के बीच में बैठे हुए कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिससे प्रधानमंत्री को कतई बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं एक सीधा सवाल एक ही जानता हूं, हर किसान नेता ये कहते हैं और मैं स्वयं भी इस बात को मानता हूं कि किसान का 70 साल में उनके अंदर विकास नहीं हो पाया है, किसान गरीब का गरीब रह गया। अरे कुछ तो कारण होगा, कोई तो नियम होगा जिसके तहत किसान गरीब का गरीब ही रह गया। अगर उस नियम को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, नए नियम बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें कौन सा दिक्कत आ गया? यही देश है, यही जमीन है, यही किसान है। जवाब गजेंद्र चौधरी जी से ले लेते हैं। गजेंद्र चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या फायदे, क्या किसान नेता है हमारे साथ। गजेंद्र जी से सुन लेते हैं। गजेंद्र जी, अभी आपने संजय जी की बात सुन ली, सीधे तौर पर इतने दिनों की बातचीत के बाद भी सरकार की तरफ से अगर कोई नुमाइंदा ये कहता है कि हमें तो अभी यही नहीं पता कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो किसान हैं या फिर कोई माओवादी हैं या खालिस्तानी हैं या कोई भी XYZ फोर्स वहां पर काबिज है, बातचीत कैसे होगी सर? प्रीति जी, बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, इस देश के बीजेपी के नेताओं का भी दुर्भाग्य कहूंगा मैं। बताइए, अपनी सरकार को धता बता रहे हैं नेताजी, जो हमारे संजय जी जो बोल रहे थे जी, हमारे अभी एक किसान नेता बोल रहे थे
अब भैया पूरी तरह से आपका साथ देंगे। अगर ऐसे देखो, कोई गारंटी नहीं ले सकता, मैं इस बात को बता दूं। अब पता नहीं कौन आके कहां से कैसे एंट्री कर रहा है। अगर इस टाइप के कोई भी शरारती तत्व है जी, कोई भी आतंकवादी टाइप के अगर होते हो तो उनको अरेस्ट किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। किसान सरकार के साथ में जाए जी। ये बीजेपी के नेता जिस तरह से अभी संजय जी बोल रहे थे, यही किसानों को भड़काने का काम करते हैं। नंबर एक, अब मैंने बड़ा गौर से सुना, तब मेरी बात सुनिए जाओ जी। ऐसा है, मुझे एक इतना बता दीजिए आप जो कि सरकार की इंटेलिजेंस मतलब फेल हो गई है क्या? सरकार के अंदर मतलब जो गुप्त विभाग चलता है वो नहीं रहा सरकार। अगर बीजेपी आई तो खत्म हो गई क्या? जो ये लोग अपनी सरकार को धता बता रहे हैं बीजेपी के नेता। चलो ये इनका सौभाग्य या दुर्भाग्य ये तो ये जाने, लेकिन हम सरकार के खिलाफ नहीं है। हम तो सरकार से ये कहते हैं कि जो हमारे लिए फायदे वाला कानून हो वो लेके आइए। ये तीनों कानून बने थे, किसी किसान नेता को नहीं बुलाया। दूसरी बात, आप जाइए, ये 5 या 6 बार की जो बात की है संजय जी के मुखारबिंद से ऐसा लगता है कि उन्होंने किसानों से बात नहीं की, आतंकवादियों माओवादियों से बात की। अच्छी बात है, उसका फैसला नहीं हुआ, उसका फैसला नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, संजय जी के माध्यम से कह रहा हूं मैं जी। तो किसान, जब सरकार को इतनी समझ नहीं है तो आप माओवादियों से बात कर रहे हो या आतंकवादियों से बात कर रहे हो या किसान से बात कर रहे हो, ये देश का दुर्भाग्य है। जो तीसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने कही थी, 70 साल से किसान मर रहा है, दब रहा है, उसकी आय नहीं बढ़ी, तो इसको बताएं कैसे बढ़ेगी। हम बताएंगे संजय जी इसका, जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं ना। एमएसपी जानते हो क्या होता है? आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, एमएसपी होता क्या ये बताइए। आप ही बताओ ना, आप बताओ जी, बता रहे आप। एमएसपी, मेरी बात सुनो, एमएसपी अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे बात हाँ ठीक है, ठीक है, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं जी। और आप सारे मेरे, तब भी आपकी बात का जवाब दूंगा। एमएसपी गवर्नमेंट कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, ये एमएसपी के फड्डे के ऊपर ही हम 70% किसान है इस देश का, इस एमएसपी के ऊपर ही मोदी जी को लेके आए थे। 5 साल गुजरे, दोबारा सरकार को दोहराया, बन के चलो कोई बात नहीं, चारों तरफ सेक्टर में बढ़िया कर रही है गवर्नमेंट, तो हमारा भी बढ़िया करेगा। एमएसपी का मतलब है कि जैसे अभी धान का मूल्य, किसी भी चीज का मूल्य है हमारा, तो वो अगर 100 रुपए है तो एमएसपी थोड़ा सा खरीद के, कोई भी फसल खरीद के मंडी में, उसके बाद वहीं पे वो लोग सारा का सारा फसल उस 50% रेट पे बेचते हैं। किसान बेचता है, उन लोगों को खरीदते हैं। किसान बेचता क्यों है? क्योंकि किसान जैसे तैसे करके फसल को उगाता है, ये किसान का उगाया हुआ अन्न खा रहे हैं। ये कहने से कि मैं किसान हूं, ऐसे किसान नहीं होता। जब हमारे बुजुर्ग और जो किसान खेती कर रहे हैं उनसे पूछिए, वो कर्जा में लेकर के बच्चों की शादी, ये हकीकत है कि किसानों की, मैं सर वापस आऊंगी पीयूष पंत जी से एक रिएक्शन, बिल्कुल आएंगे सर, अभी आपके पास भी आऊंगी मैं, वो भी देखा, पीयूष पंत जी से भी एक बार मैं रिएक्शन ले लेती हूं। सर अभी आपने अपने हमारे मेहमानों की बातें सुनी है, जिस तरीके से बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री बात कैसे करें, क्योंकि उन्हें तो यही नहीं पता कि दिल्ली की बॉर्डर्स पर जो किसान है वो किसान है भी कि नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वहां पर खालिस्तान की मांग करने वाले एक्सट्रीमिस्ट मौजूद हैं, वहां पर माओवादी मौजूद है, वहां पर नक्सली भी करार दे देंगे, हो सकता है आने वाले दिनों में जितने भी लोग हैं, बस उनको किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान अपनी तमाम बातें लगातार सरकार के प्लेटफॉर्म पर अपनी आशंकाएं, अपनी चिंताएं जता चुका है। वो ये कहता है कि सरकार बातचीत तो करती है लेकिन बुला करके हमें सिर्फ कृषि कानून समझा देती है और फिर वापस लौटा देती है, मांगे तो हमारी मानी नहीं जाती। सरकार गेंद इनके पाले में डालकर के ये कहती है कि हमने तो सारी बातें मान ली, संशोधन के लिए तैयार है, बस कृषि कानून को वापस लेने की बात मत कीजिए। आपको क्या लगता है, इस तरीके से, जिस तरीके से अभी तक चर्चा हुई है या फिर जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया गया है, ये स्थिति इसी तरीके से गतिरोध समाप्त कर पाएगी? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से जो है कोई गतिरोध खत्म होगा जी, क्योंकि दोनों ही पक्ष जो है अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। और राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग किसानों का तो ये कहना था कि आप ये तीनों बिल वापस लीजिए जी, और सरकार का ये कहना था कि नहीं, हम वापस नहीं लेंगे और हम इसमें कुछ करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये किसानों के कल्याण के लिए है जी। लेकिन जो बातचीत का दौर चला और जो संजय जी कह रहे थे, उनको शायद जानकारी नहीं है कि अभी तक जो भी बैठकें हुई हैं
कृषि मंत्री की हो, चाहे पीयूष गोयल हो या अमित शाह जी हो, सबकी जो है किसान के जो तमाम संगठन हैं, करीब करीब 40 संगठन हैं, और उनके जो नेता हैं, सभी संगठनों के जो नेता हैं, उनके साथ ये मीटिंग हुई है। और ये जो बीजेपी है या उसकी सरकार है जो किसानों को बांटने का काम कर रही है। अब देखिए ना, अब वो पंजाब और हरियाणा, पहले सिर्फ पंजाब का मामला बताया, फिर हरियाणा से भी किसान आने लगे, तो फिर उन्होंने जो है कि अब उत्तराखंड के कुछ लोगों को ले आए किसान को, इधर के जो है हिंदी पट्टी के किसानों को लेके आ रहे हैं, और ये एक डिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री जाते हैं तो गुजरात में वो मिल रहे हैं। ये बहुत वाजिब बात है कि दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री है, और क्या इतनी बड़ी समस्या है, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ यही नहीं है, इससे बहुत अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, इसमें जो टोल है, जो डेली टोल आता है कम से कम जो है, उसका नुकसान हो रहा है, तमाम राज्यों के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, केंद्र सरकार के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत अहम मुद्दा है जिसको तुरंत प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करके सुलझाना चाहिए। और अगर ये बात मान भी ली जाए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नुकसान है, क्योंकि लेकिन ये नाक का सवाल बन गया है। लेकिन सर ये जो रवैया है, नाक का सवाल बन गया है सरकार के नुमाइंदों का, जो ये रवैया है पंसाब, यहाँ पर एक चीज समझना चाहूंगी। एक तरफ आपके कृषि मंत्री कहते हैं कि बातचीत के लिए नई तारीखों का हम ऐलान करेंगे, वहीं आपके दूसरे मंत्री या फिर जो दूसरे नेता हैं, जब इस तरह की संज्ञाएं देते हैं किसान को, तो किसान का गुस्सा होना तो बिल्कुल जायज है। और अगर इस तरीके के ही रिस्पॉन्स किसानों को लगातार मिलते रहेंगे तो बातचीत होगी कैसे? निश्चित रूप से देखिए, किसानों अभी तक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, शालीनता के साथ और सरकार के साथ एक डेमोक्रेटिक वे में डायलॉग कर रहे हैं जी, और यही वो आगे भी करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री, चाहे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हों या दूसरे नेता हों, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, पहले भी जो है भाजपा ने क्या कोशिश करी कि जो है कि कहीं ना कहीं कोई खालिस्तान का 3 साल पहले का कोई वीडियो था, वो बिल्कुल सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी वो चल रहा था, ये बताते हुए खालिस्तानी घुस गए हैं, फिर आतंकवादी घुस गए हैं। तो इस तरह का दुष्प्रचार जो करती है, ये स्ट्रेटजी है, ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रहती है। संजय जी रिएक्शन देना चाह रहे हैं, उनसे पक्ष सुन लेते हैं उनका तमाम आशंकाओं पर। अगर ये इस तरह का संजय जी, मैं 2 लाइन में सिर्फ बताना जरूरी समझ रहा हूं, चूंकि विद्वान प्रवक्ता मेरे सामने बैठे हैं जी। हमारी सरकार किसान के तमाम संगठनों के साथ अपने मंत्रालय के अंदर या जो विधिवत स्थान तय किया गया वहां पर बैठ के बातचीत कर रही है। बात सिंधु बॉर्डर की है तो किसान के लाल झंडे नहीं होते, ये हम सब जानते हैं, और लाल झंडों का भीड़ लगा हुआ है वहां पे मंच के ऊपर टुकड़े, एक मिनट मैडम पूरा करने दीजिए, टुकड़े गैंग का पोस्टर नहीं लगा होता है। अगर ये किसान के आंदोलन की बात होती है। और दूसरी बात, अगर कोई भी संस्था आंदोलन करती है तो वो समझौतों की बात करती है, वो ये नहीं कहती है कि हमारे तीनों कानून वापस ले लो, वापस लोगे नहीं तो हम उससे कम में बात करेंगे नहीं। तो ये देखिए, ये हमारा देश ऐसा देश है, ये वो देश नहीं रहा नरसिम्हा राव वाला, वो कांग्रेस शासित देश नहीं रहा जो ढोलमोल और कमजोर देश था। आपने लाल झंडों का जिक्र किया था, लेते हो और लाल झंडों का जिक्र किया था, डॉक्टर वीरपाल सिंह से भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन इससे पहले नीरज राय हमारे साथ टीएमसी से जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी रिएक्शन ले लेती हूँ। नीरज जी, स्वागत है आपका। यहाँ पर संजय जी जिस तरीके से लाल झंडों को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो किसान है वो लाल झंडों के पीछे नहीं छिप सकते हैं, उनको किसान मानने से इन्होंने इनकार कर दिया है। टीएमसी ने भी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। आपके नेता जाकर के किसान आंदोलन में जितने लोग मौजूद हैं उनके साथ बातचीत करके आए हैं। ममता बनर्जी ने भी अपना समर्थन दिया है। आपको क्या मानना है, जिस तरीके से संज्ञा दी जाती है कि ये किसान नहीं है, ये तो उग्रवादी है, माओवादी है, एक्सट्रीमिस्ट है, बस किसान नहीं है, किस तरीके से समझा जाए स्थिति को? देखिए, पहले तो आप बोलूंगा कि मेरी माइक को जो है अब म्यूट मत कराइएगा जी। और आपको बता दूं कि मैं तृणमूल कांग्रेस का नेता तो हूं, लेकिन उससे पहले मैं किसान का लड़का भी हूं और आज भी मैं खेती भी करता हूं और खेती पे एक गहन अध्ययन भी करता हूं उस पे। आज यह जो कानून बना है भारत सरकार के द्वारा, यहाँ भाजपा की मैं बात नहीं करूंगा, सरकार की बात कर रहा हूँ। जो सरकार के द्वारा जो कानून बना है, यह कानून किस लिए है? बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि किसानों के फायदे के लिए बनाया गया है, लेकिन
एक अजब हास्यास्पद घटना है। यह बात भी है कि किसान कह रहा है कि हमको ये फायदे का कानून नहीं चाहिए, और बार बार इनके द्वारा जो एक निर्मित टोली थी प्रवक्ताओं की, जी, जिसको कि एक दे दिया गया था कि तुम्हें क्या बोलना है, लाल सलाम बोलना है, तुम्हें खालिस्तानी बोलना है, तुम्हें अजमल का बोलना है, तुम्हें फला बोलना है, तमाम चीजें इन लोगों को बोल दिया गया आंदोलन को दिशाहीन करने के लिए। उससे भी यह हंसी वाली बात यह है कि डॉक्टर वीरपाल जी और पंत जी बैठे हुए हैं, और संजय सिंह जी को शायद ये जानकारी नहीं है, इनकी गलती नहीं है, इनके प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार हैं उनको भी पता नहीं है कि हिंदुस्तान को 285 प्रकार के भू परिक्षेत्रों में बांटा गया है, कृषि के आधार पे, प्रदेश के आधार पे नहीं, और 6000 से ऊपर फसलों का उत्पादन हमारे हिंदुस्तान में होता है। तो यह कह देना कि फूट डालो राज करो कि इस प्रदेश के किसान हमारे साथ, बिहार के हमारे साथ, यूपी और गुजरात के हमारे साथ, यह कहीं से भी सही नहीं है माननीय संजय सिंह जी, क्योंकि किसान जो होता है समुदाय होता है, प्रदेश में नहीं बांटा गया है। कृषि के पीछे प्रधान लगता है, प्रधान सेवक के आगे प्रधान लगाया जाता है। यह बता दूं आपको कि इस आंदोलन को दिशाहीन करने के लिए जो भी इनके हथकंडा अपनाया जाना है, देरी किया जा रहा है किसानों को साथ कि आंदोलन और गति पकड़े, लेकिन यह केंद्र सरकार अपने ही पांव में कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पांव मार रही है कि जो किसान, देश के किसान 300 पार किए थे, कहीं आने वाला समय में फिर इनके वास्तविक जो था 2-3 से नीचे लेके न चले जाएं, यह सोचने वाली बात है। रही बात संजय सिंह जी की, आपने कहा किसान के हित के लिए पिछले 70 सालों में क्या किया गया। भाई साहब, मैं किसान का लड़का हूं, मैं पहले ही बोल दिया था कि पार्टी मेरे लिए सेकेंडरी है, मैं पहले किसान की बात करूंगा। अब बता दीजिए कि आप अपने ही पिछले 6 साल में किसान के लिए आपने क्या करके दिया। एक छोटा सा मैं सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से बोला जा रहा है, राधा मोहन सिंह जी मंत्री से, बोलिएगा भाई साहब, बोल लेने दीजिए, राधा मोहन सिंह जी मंत्री से बोलते थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। मोदी जी भी बार बार बोलते हैं 22 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। लेकिन क्या पिछले 6 सालों में आप लोगों ने एक बार भी किसानों को यह आश्वस्त किया कि उनकी वर्तमान आय कितनी है? हमारी वर्तमान आय 2 रुपया है या 6 रुपया है या 10 रुपया है? यह किसान जानेगा तभी तो समझेगा कि 2022 में आपने उसकी 4 रुपया या 12 रुपया या 20 रुपया कर दिया। उस समय तो यही होगा कि आप बोल रहे हैं कि आपकी आय 10 रुपया है, क्योंकि उस समय 5 रुपया थी। भाई साहब, किसान वो किसान खत्म हो गया जो कि आप उसको नंगा देखते थे, भूखा देखते थे, ऐसे नंगे पांव चलते थे। आज हमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे किसान खेती कर रहे हैं, और दिल्ली के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो किसान हैं। ऐसी बात नहीं। चलिए नीरज जी, आपकी बातें मैंने सुन ली और समझ ली है। डॉक्टर वीरपाल सिंह जी, जिनका जिक्र आपने भी किया था और लंबे समय से कृषि क्षेत्र के लिए काम करते रहे हैं, इनसे पहले मैं समझती हूं कि इन कानूनों से उनके लिहाज से किसानों को फायदा होगा या नहीं। और जो सवाल आपने संजय जी से पूछा था, पहले एक प्रतिक्रिया इनसे ले लेती हूं, उसके बाद संजय जी से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण चाहूंगी, बीजेपी के लिहाज से भी और सरकार के लिहाज से भी। डॉक्टर वीरपाल सिंह जी, आपने सुना नीरज जी की बात। सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे देश में आज की तारीख में 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं जी, जो 5 एकड़ से कम जमीन पे खेती करते हैं जी, और 65% ऐसे हैं जो लगभग 2 एकड़ से कम जमीन पे खेती करते हैं जी। वो अपने उनके पास इतना उत्पाद होता है कि वो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर अपने उत्पाद को ले नहीं जा सकते। यदि वो ले जाएंगे तो इतना उनके पास उत्पाद है कि वो उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में चला जाएगा। लिहाजा ये जो सरकार ने बिल लाई है, इन बिल में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन समझने की बात है जो किसानों को बहका जा रहा है। दूसरे मैं बताना चाहूंगा, भाई हरियाणा और पंजाब में ही इतनी हाई इनकम क्यों है किसान की, यूपी क्यों नहीं है? यूपी में तो 100% इरिगेटेड एरिया है। इसका मतलब हमारे नेता क्या कर रहे हैं? ये जो 25-30 साल से किसान नेता आ रहे हैं, ये बार बार किसानों को लाते हैं, पिटवाते हैं, चले जाते हैं। मतलब किसानों की आमदनी इसका मतलब घटा रहे हैं, बढ़ा कहां रही है? पर्पज तो हमारा बढ़ाने का है कि किसान की हालत अच्छी हो, लेकिन क्या कर रहे हैं नेता? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि भाई हरियाणा और पंजाब क्यों है यूपी से ऊपर। मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूं, और मैं हमारे जो सीनियर नेता है किसान यूनियन के, मैं उनके बिलोंग में मतलब बहुत नजदीक में उनके रहता हूं, मैं उनको पता है सारी बात का। तो क्या है ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? यूपी के किसान की क्यों आमदनी कम हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है, जैसे किसान नेता कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री आकर बात करे। अरे ये प्रधानमंत्री आकर बात करेगा तो अलग अलग डिपार्टमेंट खोल ले, जो किसी को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना, किसी को फॉरेन मिनिस्टर बना, किसी को होम मिनिस्टर बना, किसी को डिफेंस, इनकी क्या जरूरत थी फिर जब प्रधानमंत्री अकेला सारा काम करेगा?
ये कोई तथ्य नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री के सबसे बात सर, करेगा। इन कानूनों को लेकर के ये वीरपाल कृषि जी- मंत्री हमारे ऑल इन ऑल है, सब कुछ है जी। वो दूसरों से डिस्कस कर रहे चलिए, इस हैं। बात को मैं समझ गई। वीरपाल जी, अब मुझे ये समझाइए, ये जो कानून है आपने इनको समझा भी हाँ, होगा बिल्कुल, और मुझे बहुत लगता है अच्छी कि है। बारीकियों से इसके सारे पॉइंट्स को आप अपनी समझ में ला भी पाए होंगे। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर किसान जाकर के गतिरोध पर अटक जा रहा है? आखिर सरकार कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही? जिन पॉइंट्स को लेकर के लगातार आशंकाएं थी, शंकाएं थी, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें ज्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता थी? और जो कानून, जैसा कि सरकार का भी दावा है कि किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के विकास के लिए कानून बनाए गए थे, सरकार कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही? इस चीज को समझाइए हमारे दर्शकों को। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, सरकार खूब कन्विंस करनी चाहिए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं खूब अपने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह रहा हूं आपको, सरकार खूब पक्ष लेना चाह रही है, लेकिन कोई समझे तभी तो। मैं आपको बता रहा हूं, देखो किसानों ने कहा कि हमें एपीएमसी से डर है जी, कि भाई एपीएमसी खत्म हो जाएगी यदि ये बाहर माल बिकेगा। ये एपीएमसी के पैरेलल सरकार एक व्यवस्था डेवलप कर रही है, लेकिन मैं किसान भाइयों को फिर भी कह रहा हूं, आप गहराई में खुद समझिए, खुद सोचिए, किसी के बहकावे में मत आइए, किसी नेता की मत मानिए, बिल्कुल मत मानिए। आप ये देखो कि हम किसानों के लिए लेने क्या है, क्या लेके जा रहे हैं। अच्छा, एपीएमसी की बात सरकार ने मान ली जो उनको डाउट था जी, एमएसपी की बात सरकार ने मान ली जो इनको डाउट था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात सरकार ने मान ली जो इनको डाउट था किसानों को। ये इनका एडामेंसी रखनी के भाई नहीं, किसान जो 3 बिल बनाए उनको विड्रा करो, ये कहां की स्थिति है भाई? नहीं, उसके बावजूद भी सरकार कह रही है यदि कोई पॉइंट ऐसा है हम इनमें अमेंडमेंट कर देंगे, लेकिन ऐसा या बिल्कुल इनकी गलत बात है। एक एडामेंसी करके बैठे कि मतलब नहीं, अब एक एडमेंट रवैया है किसानों का, जिसकी वजह से बात नहीं बन पा रही। हाँ, संजय बिल्कुल। जी, अब ये अड़े बैठे आपने हैं। सभी पक्षों की बात सुन ली है। डॉक्टर बीरपाल सिंह जी ने तो सीधे तौर पर कहा है कि कानून किसानों के हक में ही बनाए गए हैं, बस किसान समझ नहीं पा रहे हैं और शायद सरकार उस तरीके से समझा नहीं पा रही है। हालांकि मेरा पहला सवाल अभी भी बरकरार है कि जब आपके नेता दो तरह की बातें करेंगे तो शायद किसान गुस्से में भी आएंगे, अपने आपे से बाहर भी आएंगे और सकारात्मक नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन फिलहाल जो पॉइंट्स नीरज राय हमारे ने, यूनियन वाले बैठे हैं, सर मैं आऊंगी आपके पास में, संजय जी से एक रिएक्शन ले लेती हूं। नीरज जी ने जो पॉइंट्स उठाए थे, मुझे सरकार के बिहाफ से आपका भी एक स्पष्टीकरण चाहिए कि उन पॉइंट्स को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे ताकि किसान भी समझ सकें कि सरकार उनकी दुश्मन नहीं है, जो कि लगातार आप अपने प्लेटफॉर्म से कहते रहे हैं। देखिए, मैं नीरज जी ने अभी कहा कि मैं टीएमसी छोड़ दीजिए, मैं भी छोड़ दिया जी, नीरज जी ने कहा मैं किसान का पुत्र हूं, मैं भी किसान का ही पुत्र हूं और मैं भी किसानी जानता हूं, ढंग से जानता हूं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि सरकार ने कहा कि जो एपीएमसी की व्यवस्था है, मंडी की व्यवस्था है, वो जैसी थी वैसी ही चलती रहेगी। आपकी समस्या तो कहीं आई नहीं ना। दूसरा, सरकार ने कहा कि आपको एमएसपी मूल्य के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए आपको लिखित देना होगा। सरकार ने कहा ठीक है, लिखित दे देंगे जी। सरकार ने एक तीसरी बात कही कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात अगर कोई देना चाहता अपनी जमीन को, तो किसान अपने शर्तों पे कॉन्ट्रैक्ट पे जमीन दे सकता है फार्मिंग के लिए, जिससे कि उसको आय में मुनाफा हो, बढ़त हो। ये वो सिर्फ क्रॉप पे कॉन्ट्रैक्ट जी जी जी, जमीन पे, अब हाँ, नई जमीन पे। हाँ, अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या पुराने जमाने में देश आजाद होने के बाद, हमें नीरज जी इसका बताएंगे, और 1960 जब ये मंडी की व्यवस्था लाई गई थी, क्या उसके बाद ठेका और बटैया पे खेत दी जाती थी कि नहीं दी जाती थी? दी जाती थी। पुरानी व्यवस्था को तोड़ी नहीं गई, नई व्यवस्था के लिए नया एक व्यवस्था किया गया जो किसानों को इससे मुनाफा हो। असल में डर क्या है? एक किसान का जब फसल उगता है, वो फसल एक जाके ब्रोकर खरीदता है, वो ब्रोकर उठाता है उसको 10 रुपए में मंडी में लाता है, और सारे कोट पेंट टाई वाले ब्रोकर होते हैं, और वो ब्रोकर उसको बेचते हैं 100 रुपए में। वो जब दूसरे जगह मंडी में जाता है, जब दूसरी जगह पहुंचता है, तो वो बिकता है 1000 रुपए में। और सवाल है कि किसान कहती है मिडिल क्लास फैमिली पैन कार्ड रखता है, और तुम जो बीच के लोग हो, जो किसान के रूप में है, ये किसान के रूप में आते हैं तीनों वर्ग, विक्रेता भी, जो बीच में दलाली कर रहा वो भी, और वो किसान से अपने आप को कनेक्टेड कर लेते हैं, जबकि मैं उसे किसान नहीं मानता, मैं उसे व्यापारी मानता हूं, अनाज का व्यापारी मानता हूं। और अगर अनाज के व्यापारी को पैन कार्ड रखने के लिए कहा जाता है और उसका एक व्यवस्था उसकी बनाई जाती है, आपको इसमें कौन सी आपत्ति आ रही है? आप इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहते हो कि अगर किसान जागरूक हो गया, एक बार किसान जागरूक हो गया, अपनी जमीन अगर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर देने लग गया,
उसको समझ आ गया किससे मुनाफा ज्यादा है। नीरज जी, तो ये लोग सवाल कहां मेरा जाएंगे? भी ये तो है। बीच के दलाल सरकार लगातार ये कहती रही कि दरअसल जो किसान आंदोलन में है उसमें किसानों की संख्या तो कम है, ज्यादातर संख्या इन्हीं दलालों की है, जिन्हें इस बात की आशंका है कि अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो उनकी दलाली का जो धंधा है ना, जो अब तक वो किसानों को एक्सप्लॉइट करके अपना मुनाफा कमाते रहे हैं, वो उनका एक्सप्लॉइटेशन रुक जाएगा, उनकी कमाई रुक जाएगी। लिहाजा किसानों को भड़काने का काम ये दलाल करते रहे हैं। संजय जी की भाषा को मैंने और छोटा कर दिया, अब आपका रिएक्शन चाहूंगी कि ऐसा ही तो नहीं है, दरअसल वाकई किसानों को गुमराह किया जाता रहा है। जो संजय जी की बात है प्रीति, उसके लिए 1.5 मिनट 1 से 1.5 मिनट लगेगा बताने में, ठीक है। देखिए संजय जी, पहले तो आपको बता दूं, पहले आप पुराने जमाने में चलिए, आजादी के बाद से जो आप बात कर रहे हैं, आजादी के बाद शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद से 1970 तक जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 65 से 70% का योगदान रहा है कृषि क्षेत्र से। बार बार इसको अंगुली उठाना पहले बंद होना चाहिए। उसके बाद जो गलत कानून आना शुरू हो गया, धीरे धीरे किसानों का कम होता गया, 6% से नीचे जीडीपी में सहयोग हो गया है कृषि का। दलालों की जो बात है मंडी का, वीरपाल जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आपसे भी ये सब शोभा नहीं देता था कि जो आप कह रहे हैं किसान के हित में ये है। यह 1970 में मॉडल आया था, जो आज आया हुआ है अमेरिका में। अमेरिका में 91% कृषि करने वाले लोग हैं, जिसमें से कि 86% परेशान हो चुके हैं, कृषि छोड़ने के मूड में हैं। फिर भी $242 बिलियन यानी कि वहां पे 7 लाख करोड़ सब्सिडी दिया जाता है एग्रीकल्चर को। हमारे हिंदुस्तान में और विदेशों में अंतर है कि हमारे यहाँ कृषि जो है जीवन यापन का साधन है और बाहर में कृषि व्यवसाय का साधन है। अब आइए मंडी पे, जो 7% का टैक्स लगता है मंडी में किसान जाता है तो, और तमाम कहना पूर्ति करनी पड़ती है कि लेखपाल से परमिशन लेने के तमाम है, आज भी चल रहा है। इन्होंने कर दिया था कि व्यापारी जो खरीदेगा पैन कार्ड अपना देगा और उसके ऊपर खरीदारी हो जाएगी। भाई साहब आपको याद होगा 2.5 लाख करोड़ का दाल घोटाला जमाखोरी के चलते आप ही की सरकार में हुआ था, शायद आप भूल रहे हैं इस चीज को। उस पे भी क्योंकि जमाखोरी भी आपने फ्री कर दिया। अब देखिए मंडी में, अब मंडी में यह क्या, जब तमाम खाना पूर्ति किसान अगर करता है तो उसको दिक्कत होती है। दिक्कत को दूर करने के लिए औने पौने दामों में बाहर में ही बेच के वो निकल जाता है। आने वाले समय में मंडी खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी उसके लिए मैं बता रहा हूं। इन्हीं की सरकार में शांता कुमार की रिपोर्ट आई थी कि अगर एफसीआई मंडियों से अनाज खरीदना अगर बंद कर देती है तो 80,000 से 1 लाख करोड़ सरकार को फायदा हो जाएगा। 15-16 में कृषि संसद का रिपोर्ट था इनकी ही सरकार में कि हिंदुस्तान के अंदर 84% किसान 5 एकड़ से नीचे की, खास तौर से 2 से 3 एकड़ का, मैं भी 3 से 4 एकड़ वाला ही काश्तकार हूं। आप ही की सरकार जब आई थी संजय जी तो बोली थी कि हर ग्राम पंचायत पर एक गोदाम बनाएंगे। आप प्राइवेट कंपनियों के लिए केवल पैन कार्ड पे छूट देने के लिए काम करने की एवज में आप पंचायत स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे मंडी की स्थापना कर देते, क्योंकि छोटे किसान है 10-20 कुंटल लेकर कहीं वो बाहर नहीं जा सकते हैं, इससे दिक्कत आती है। और आप ही की सरकार, और सुनिए आप ही की सरकार के क्या शिवराज सिंह चौहान जी का क्या था कि अगर यहाँ पे दूसरे जगह से कोई ट्रक आ जाता है तो उसको मैं जब्त कर लूंगा। वही कहानी आपके मनोहर लाल खट्टर जी की भी रही है। भाई साहब खामी तो इसमें आप ही के अपने लोगों में है। दूसरों को खालिस्तानी कहकर आप आंदोलन को दिशाहीन करने का जो कार्यक्रम करेंगे, इससे आंदोलन दिशाहीन नहीं होगा। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि एनसीआर जो है, राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, उसके नजदीक के प्रदेशों के किसान आज ही मोदी जी के शासन में नहीं गए हैं। याद करिए 20 मार्च 2013 वाला जो आंदोलन धरना था जंतर मंतर पे, यूपीए की सरकार थी। आपके वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के लंबे चौड़े भाषण चलते थे। उस समय का भी याद करिए, बहस जो हुआ था 2012 में, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी ने क्या बोला था, एटीएम तो कुछ बाद में आया है, पहले तो किसानों के एटीएम अड़हतिया ही हुआ करते थे। बार बार प्रीति इन लोगों का जो निकल के आ रहा है अड़हतिया है, व्यापार। चलिए आपने बहुत सारे पॉइंट्स अपने जवाब में दे दिए हैं और मुझे लगता है कि इसका लंबा चौड़ा जवाब संजय जी के पास भी और डॉक्टर बीरपाल सिंह जी भी काफी देर से कहने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले मैं गजेंद्र चौधरी जी का एक बार फिर से रुख कर लेती हूं, जो बहुत देर से मुझे लगता है कि आपके जवाबों को लेकर के सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे थे। गजेंद्र जी आपने नीरज जी के सारे पॉइंट सुन लिए, वो जिस तरीके की आशंकाएं जता रहे हैं या जिन बिंदुओं को उन्होंने उठाया, मुझे लगता है कि तमाम किसान प्लेटफॉर्म पर भी इसी तरह की आशंकाओं को उठाया गया था। मैं चाहूंगी कि आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए
अपनी जो आशंकाएं थी उसको एक बार फिर से रखें, ताकि उसका समाधान अगर डॉक्टर बीरपाल जी के पास है या फिर संजय जी उसका रिस्पांस देना चाहें तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि रिएक्शन देखते हैं किसका मिलता है। सबसे पहले आप ही को किस तरीके से जो आड़तियों को लेकर के, दलालों को लेकर के जिस तरह के पॉइंट्स उठाए गए थे, आपकी भी यही राय है? देखिए 70 साल से जो किसान दबा कुचला है, उस ये जो एमएसपी का जो फंडा चल रहा है ना, जो जिसमें आज किसान अड़ा हुआ है कि इसको गारंटेड किया जाए, अगर इससे कोई कम खरीदता तो उसमें कानून के दायरे में लाया जाए। सबसे बड़ा फंडा तो किसान मरने का, कई लाख किसान मर चुका है, अब भी 14 किसान मर चुके हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ी बात है, हम यहाँ चैनल के माध्यम से यहाँ बात करते हैं और बताते हैं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मेरी सारी बातों का जवाब तो संजय सिंह जी ने दे दिया था जी। अपने मुंह से इन्होंने कहा है, इन्होंने ही बोला है कि भाई जब किसान वहां से चलता है, वहां से किसान वहां 10 में खरीदेगा, फिर वो 100 में बेचेगा, फिर वो 1000 में बेचेगा। इसी को खत्म करने के लिए एमएसपी गारंटीड कानून चाहिए। और जो मास्टर बीरपाल जी कह रहे थे हमारे किसी एक्सपर्ट, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, संजय सिंह जी से भी, और इनसे ये पूछना चाहता हूं, जो आप डिबेट में बैठे हो जी, सरकार की तरफदारी कर रहे हो, क्या आपने सरकार से ही पूछा कि ये जो ना आपने बना के कानून कोई दिया क्या अब तक? सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही हैं मैडम, कुछ भी नहीं हो रहा है। वहां पे किसान को बरगलाया जा रहा है, और ये किसान है, अब तक तो बात हुई थी ये, अब ये किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठा हुआ है, जब तक कृषि बिल वापस नहीं होंगे ये अच्छा चलिए नहीं जाएगा। गजेंद्र जी, आपने इन तमाम चीजों को लेकर के कहा कि हमें समझ में आता है ये तमाम हमारी आशंकाएं हैं, जिसमें आपने एपीएमसी का भी जिक्र कर दिया, जिसमें आपने एमएसपी का भी जिक्र कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के भी आपको आशंकाएं हैं। सरकार ने इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के जो आपको संशोधन सुझाए थे, उसमें निराकरण भी तो हुआ था आपकी समस्याओं का। प्रीति जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं जी। संशोधन सुझाए थे सरकार ने, संशोधन किसमें किया जाता, आप जरा इतना बता दीजिए मुझे। आप एंकर हैं, चारों तरफ देखते हैं, संशोधन उसमें किया जाता है जिसमें कमी होती है। इसका मतलब तीनों बिलों में कमी है, सरकार मानती है। कमी को सर दूर करने के लिए सरकार ने भी तो बड़प्पन दिखाया ही था ना, बड़प्पन नहीं, वो लिखित रूप में देना किसानों को। किसान 5-6 बार जा चुका है, उनको बुलाया गया है और वार्ता हुई है, वार्ता पे ये अड़िग है, सरकार अड़िग है, इनको लिखित रूप में कानून दे करके भाई इस तरह हम इसे ये कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं किसान झुकेगा, नहीं किसान झुकेगा। लेकिन किसान को नहीं झुकने देते हैं तो किसान भी जो अन्नदाता, जिसका ईश्वर का रूप बोला जाता है, अन्नदाता है ये, जो समझे ना, ये भी कहीं ना कहीं से ये मान रखता है, अख मुझे गिराया जाए, तोड़ा जाए, मोड़ा जाए। ये कानूनों को लेकर के लड़ाई नहीं हो रही, ये मान सम्मान की, ये मान सम्मान की लड़ाई हो गई है। कांग्रेस ने भी यही काम किया, बीजेपी भी यही काम कर रही है, किसान के तो सब विरोध में रही है। अब कांग्रेस आया, कोई भी सरकार, 2013 में भाई साहब बता रहे थे अभी, 2013 में जो राजनाथ सिंह जी हमारे साथ में आई, और राजनाथ सिंह जी ने खूब अच्छी तरह भाषण भी दिया था जी, जब कांग्रेस की सरकार थी। हमने तब भी कहा था विपक्ष के झांसे में आज भी नहीं है, उस भी दिन भी नहीं थे। और देखो कैसा कांग्रेस के शासनकाल में भी जो निराशा आपको हाथ लगी, वो आपको उम्मीद थी कि बीजेपी की सरकार जब आएगी तो शायद वो निराशा दूर होगी, लेकिन फिलहाल वो निराशा दूर नहीं हो रही। कैसे दूर होगी, इसको लेकर के संजय जी से रिएक्शन लूंगी, लेकिन पीयूष जी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने तमाम हमारे मेहमानों की बातों को सुन लिया है। पीयूष जी, यहाँ पर आपने सभी मेहमानों की पक्षों को सुना, और जो मुझे तो समझ में आता है वो ये कि सरकार कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन पर सरकार के ही विभिन्न कुछ ऐसे नेता हैं जो इस पूरी बातचीत को कहीं और ले जाते हैं, लिहाजा बातचीत हो नहीं पाती। किसान जिन मुद्दों को लेकर के बात करते हैं, किसान कहते तो है कि सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन वो सीधे कहते हैं नहीं भाई, अब कानून से वापस लेने से कम पर तो बात ही नहीं बनेगी। यानी बात मान सम्मान की लड़ाई पर अटक गई। सरकार के खुद कुछ ऐसे लोग हैं जो विभीषण का काम करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप क्योंकि लंबे समय से अगर बात की जाए पत्रकारिता के साथ जुड़े हुए हैं, कहां जाते हुए देख रहे हैं इस आंदोलन को? देखिए, फिलहाल तो अभी मुझे वहीं चौराहे पे खड़ा दिखाई देता है आंदोलन, क्योंकि कोई भी पक्ष है वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है कि कोई भी समझौता कर ले। दोनों अपनी अपनी बात पे अडिग हैं पूरी तरीके से जी। फिर भी उन्होंने एक संवादहीनता नहीं दिखाई है, संवाद जारी रखा है, इसलिए उम्मीद भी बनती है। लेकिन देखिए, जो ठीक है, सरकार भी झुकी है, सरकार थोड़ा कदम पीछे खींचे हैं। सरकार ने कहा है कि हम
जो आपको लगता है कि गड़बड़ियां हैं उनको दूर करेंगे, लेकिन अभी तक कोई लिखित बात नहीं आई है। दूसरी सबसे देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने कह दिया है कि विंटर जो सेशन नहीं होगा पार्लियामेंट का, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि सरकार का इंटेंशन क्या है जी। तो फिर वो कब लाएगी दूसरा कानून, या ये जो अमेंडमेंट कब करेगी वो? अगर वो कहती कि ठीक है हम अमेंडमेंट करेंगे और विंटर सेशन में करेंगे, तब तो बात समझ में आती कि हाँ सरकार वाकई करना चाहती है। बिल्कुल सरकार ये सिर्फ जो है अभी भरोसा नहीं हुआ है किसानों का कि वो पता नहीं सरकार करेगी कि नहीं करेगी। सरकार लिखित में दे, विंटर सेशन जो है वो जो है बुलाए उसका, और उसी में जो है, क्योंकि जब आप देखिए, जब आप हमने देखा था कि वर्षाकालीन जो सत्र लाया गया था, जब कहा जा रहा था कि कोविड का मसला है नहीं लाना चाहिए, तब तो ला के सरकार ने जो है ये कृषि बिल जो है वहां पे ध्वनि मत से, वो भी ध्वनि मत से अफरा तफरी में पास करवा दिए। तो फिर ये क्यों नहीं लाती सरकार विंटर सेशन क्यों नहीं लाती है? वहां पे कहे कि हम विंटर एक सवाल मेरा और है, आपने सरकार की मंशा को लेकर के जो पॉइंट उठाया, मुझे लगता है कि वो ज्यादातर लोगों के जहन में होगा कि सरकार जब विंटर सेशन बुलाएगी नहीं तो फिर बात बनेगी कैसे, जिस तरह के आश्वासन दिए गए वो होगा कैसे। लेकिन यहाँ पर सरकार भी दावे करती है कि विपक्ष किसानों के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कर रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी से लेकर के आम आदमी पार्टी तक, या फिर बाकी जो दूसरी पार्टियां भी हैं, वो अपने अपने क्षेत्र से इन आंदोलनों को न सिर्फ हवा दे रही हैं बल्कि लगातार किसानों के समर्थन में बात करती हैं और सरकार से कहती है कि कृषि बिल को वापस लिया जाए। कैसे होगा? सरकार भी तो यही कह रही है कि विपक्ष इस्तेमाल कर रहा है, किसानों को भड़काने का काम कर रहा है, गुमराह करने का काम कर रहा है। क्या वाकई आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं, या आपको लगता है कि नहीं आंदोलन में दम तो है, ये बात अलग है कि उसी आंदोलन का फायदा दूसरे पक्ष भी उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं? नहीं देखिए, आंदोलन इतना कमजोर नहीं है कि उसको जो है बरगलाया जा सके या उसको जो है कि गलत रास्ते पर ले जाया सके, क्योंकि आंदोलन जो है आज से नहीं है, आंदोलन ये 20 दिन से नहीं है, ये यहाँ पे 20 दिन से बैठे हैं लोग। इसके पहले 3-4 महीने से लगातार ये चल रहा है, किसानों की समस्याएं चल रही है। इसके पहले आप देखिए एमएसपी को लेकर जो है कि 2018 में जो है पूरा महाराष्ट्र से लोग दिल्ली आए थे, दिल्ली में किसानों के 1 लाख किसान आया था यहाँ पे। तो ये उसके पहले मध्य प्रदेश में किसानों ने रैलियां की हैं। तो ये मसला बहुत पुराना है। सरकारें तमाम, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो यूपीए की, चाहे ये एनडीए की सरकार है, उन्होंने किसान की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको तवज्जो नहीं दिया है। और एक बात मैं बताऊं आपको, देखिए दरअसल ये सरकार जो है अपना फिस्कल डेफिसिट को लेके बहुत वो चाहती, इसीलिए सब्सिडी खत्म करना चाह रही है। एक मसला ये भी है, वो चाहती सब्सिडी खत्म हो, मंडियां खत्म हो, सरकार खरीद नहीं करेगी, पीडीएस सिस्टम खत्म कर देगी, सब्सिडी न देनी पड़े, क्योंकि सरकार किसी तरह फिस्कल डेफिसिट जो है अपना जो है मेंटेन करना चाहती है, कम करना चाहती है 3% पे, जो उसने एक वचन दिया हुआ है कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कि हम 3% लेके आएंगे, तो वो चाहती करे। लेकिन वहीं पे सेंट्रल विस्टा के लिए देखिए फालतू खर्चा हो रहा है। यहाँ आप सब्सिडी विड्रॉ करना चाह रहे हैं, वहां पे आप जो फालतू योजनाएं जो है आपकी सेंट्रल विस्टा में 20,000 करोड़ रुपया स्वाहा कर देना चाहते हैं। तो सरकार की प्रायोरिटीज क्या है? अंबानी अडानी को आप देना चाहते हैं पूरी का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर उनके हाथ में सौंप देना चाहते हैं, सब्सिडी खत्म करके जो है गरीबों को, आम आदमी, देखिए इसमें कंज्यूमर, आपको इस डिबेट में कंज्यूमर फोरम के आदमी को भी लाना चाहिए था, नेता को जी, क्योंकि कंज्यूमर बहुत ज्यादा इफेक्टेड होने जा रहे हैं। अगर ये जो सब्सिडी खत्म हो गई, पीडीएस सिस्टम खत्म हो गया, गरीब आदमी तो मरेगा, मिडिल लेवल का आदमी भी जो है उसके लिए जो है कि अनाज खरीदना, दालें खरीदना, बहुत वैलिड पॉइंट सर आप उठा रहे हैं, बहुत वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपके इस पॉइंट को लेकर के संजय जी के पास जवाब भी है, क्योंकि वो लगातार पॉइंट आउट कर रहे हैं। संजय जी, आपने दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लिए हैं, जहां पर अगर सरकार की बात की जाए सब्सिडी को लेकर के, और साथ ही साथ कंज्यूमर्स के एंगल से भी जिस तरीके के पॉइंट्स उठाए हैं पीयूष जी ने, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, और इस एस्पेक्ट के ऊपर आपका रिएक्शन भी चाहूंगी। आशंकाओं से भरा हुआ पूरा बयानबाजी था हमारे पंत जी का, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। और आशंकाओं के दबाव में कोई कानून न बने, ये कहीं से बेहतर बात नहीं है। पीयूष पंत जी का कहना है कि सब्सिडी खत्म करना चाहती है सरकार, अगर ऐसे हो जाए तो, अगर वैसे, अरे अगर मगर का कहीं कोई नियम नहीं है। एक सीधा नियम है कि एक किसान गेहूं उपजाता है, 4 रुपए के किलो गेहूं बेचता है, वो मार्केट में आके 100 रुपए किलो होता है। सरकार की मंशा है कि उस मार्केट का जो बीच का गैप है
वो किसानों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, तो आय स्वतः एक किसान की अगर 10 रुपए है तो उसको 20 रुपए दिख जाएगा। लेकिन सर इसी जब को आय industries दुगुनी की करना monopoly कहते हो हैं। जाएगी तो आप ग्राहक ही तो सफर करेगा ना। इस पॉइंट को आप स्पेकुलेशंस क्यों मान रहे हैं? assumptions क्यों मान रहे हैं? कैसे पहुंचेगा वो? देखिए, जब आपके स्पीच में ये हो, ऐसा आशा है, ऐसा उम्मीद है, ये तमाम बातें शब्द जो है ना, ये उम्मीद, ये लगता है कि जैसे कि आप ऐसा सोच रहे हैं सर, कि दूर ये आएगा दृष्टि तो भी ऐसा कोई होगा, चीज होती है, ये अगर आएगा हम तो ऐसा सोचेंगे होगा। नहीं देखिए आगे नहीं, का। देखिए आज उन्होंने कहा कि गांव में, पंचायतों में मंडियां खोलनी चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। सरकार वहां से एक स्टेप ऊपर उठ गई। वो कहती है अब गांव और पंचायत की मंडियां की छोड़ो, आपको खरीदार आपके घर तक पहुंचे, जो डायरेक्ट कंज्यूमर है। और जिस दिन डायरेक्ट कंज्यूमर आपके घर तक पहुंच जाता है, उस दिन आपको स्वतः आपको मुनाफा दिखना शुरू हो जाएगा। मैंने प्रयोग के तौर पे अपने यहां देखा था कि किसान के यहां से लोग वो सब्जी लाते थे और सीधे रेसिडेंट के दरवाजे तक बांट देते थे, और किसान को उसी में ऐसा मुनाफा दिखने लग गया कि किसान खुद ले लेके सब्जी पहुंचने लग गए और वो मंडी में जाना बंद कर दिए। मेरी बात समझिएगा, किसान जो उपजाता है उसे बेनिफिट चाहिए, उसे प्रॉफिट चाहिए, और ये कहीं ना कहीं से एक सिस्टम चल पड़ा है। लेकिन सर इसके बाद ग्राहकों का क्या, जब मोनोपोली वाले लोग मार्केट को कंट्रोल करने लगेंगे, जिनके हाथ में मोनोपोली के लिए पावर भी है और पैसा भी है, जी आपने भी कैसे कहा ग्राहकों को बचाएंगे? प्रीति जी आपने भी कहा ना, मोनोपोली वाले लोग, आपने ये शब्द कहा ना जी। ऐसी ही भ्रांतियां, दूध व्यापार पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुख्य व्यापार है जी। और दूध व्यापार पहले खरीदा जाता था, कौन तो जगह कहते हैं उसके, वहां पे आके दूध बेचते थे, और वो दूध दिल्ली आता था, गाजियाबाद आता था, ये अन्य शहरों में जाता था। अब किसान ट्रक पर बैठता है, अपने दूध को लेता है और डायरेक्ट कंज्यूमर के यहां जाता है। डायरेक्ट कंज्यूमर के आता, तो दूध व्यापार के अंदर, मछली व्यापार के अंदर जो इस तरह से बाय प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के हैं, उसके प्रोडक्ट के अंदर आज एक किसान का, आज एक गौ पालन करने वाले का दुगुना आय हो गया है। किसान इस चीज को देख रही है। कोऑपरेटिव, अमूल कोऑपरेटिव व्यवस्था यही व्यवस्था है। किसान उसी व्यवस्था को लाना चाहिए। सारी बातों को किसान, अच्छा सुनिए, बीरपाल जी को बोलने दीजिए। सुनिए गजेंद्र जी आपके पास अभी जो बात हो रही थी उसकी विपक्ष की, कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसने बुलाया था? सरकार ने बुलाया, किसानों ने बुलाया था? जवाब दीजिए जरा प्रवक्ता बीजेपी के। कैप्टन अमरिंदर को नहीं बुलाया गया था, एक मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था। क्यों बुलाया था? वो चुनी हुई सरकार है, वो चुनी हुई सरकार है, और वहां के लोग ज्यादा बैठे हुए हैं। ये बीजेपी मिली हुई है, वहां के लोग ज्यादा हड़ताल पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल मिली हुई है। एक लोकल गवर्नमेंट का काम है समझाने का, और मुख्यमंत्री लोकल गवर्नमेंट का काम है दिखाने का रास्ता। ये दिखा रहे हैं जो सरकार ने मुख्यमंत्री को बुलाया था। गजेंद्र जी आपके पॉइंट्स पर में चर्चा कर लेंगे, लेकिन पहले जिस पॉइंट को लेकर के डॉक्टर बीरपाल जी से सवाल था, संजय जी ने कुछ स्पष्टीकरण दिया, कुछ अपने पॉइंट्स रखी। बीरपाल जी से समझना चाहूंगी, पीयूष जी ने जो आशंका जताई, बिल्कुल सर वो कहां तक वाले? हाँ, मैं पहले पीयूष जी से जवाब चाहूंगा आपके थ्रू जी। ये बताइए, यदि फिस्कल डेफिसिट कम होगी तो उससे क्या फायदा होगा? नंबर दो ये बताइए, यदि सब्सिडी घटा दी तो क्या होगा? आप बताइए। इसका मतलब किसान को एमएसपी नहीं देना चाहते, आपके मंशा नहीं है। आप ये बिल्कुल बात में घी में पानी आग डालने, बिल्कुल ये बात बिल्कुल नहीं सोच रहे किसान का फायदा हो। मैं कह रहा हूं किसान का फायदा नहीं होने दे सकते आप। यदि हम सब्सिडी खत्म करके किसान को एमएसपी से भी थोड़ा ऊपर देते तो क्या बुराई है? सारी सब्सिडी खत्म होनी चाहिए। सब्सिडी में ही आप देश को पहुंचा रहे हैं, घाटा पहुंचा रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट जो हो रही है उसमें जा रहा है। आप क्यों नहीं मानते इस बात को? किसान की उपज का उचित दाम मिलना चाहिए। मतलब सर आपके हिसाब से सब्सिडी घटा फिर मैं बताऊंगा, करके, फिर मैं आड़तियों के बारे में बताऊंगा। किसान, ये बात सही है, किसान आज सनी 50 सालों से चाह रहा है कि बिचौलिया लोग खत्म हो मान रहे। ये किसानों की डिमांड है और आज किसान कह रहे हैं नहीं। बीरपाल जी पीयूष जी को सुन लेते हैं जरा, आप ही के पॉइंट को लेकर के वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर सुनिए, हम सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं, किसान को एमएसपी देना चाहते हैं। एमएसपी आप दे कहां रहे हैं? हाँ, हम मंशा तो नहीं, आपकी मंशा है नहीं। किसानों को मिल कहां रही है? आप पहले घी में, तेल में घी आप देखिए, दे ही नहीं रहे हैं उसको। आप पहले आग लगा रहे हैं, आप मंशा जाहिर कर रहे हैं अपनी। सर लेकिन आप कहीं नहीं, आप ये कहिए यही आशंका एमएसपी को लेकर की, यही आशंका तो बेचारे किसान की भी है। आंदोलन क्यों हो रही है? एमएसपी के लिए लिख के दे दिया। सुनिए, आप गजेंद्र जी आप बैठे, आप बताइए एमएसपी मिलनी सही है या सब्सिडी मिलनी सही है? आप बताइए। देखिए, सरकार सब्सिडी तो नहीं देगी, नहीं देनी चाहिए। मेरी बात एमएसपी देनी चाहिए। नहीं, आप बार बार जो मना कर रहे हो, सब्सिडी देनी चाहिए। अगर सरकार को, अमेरिका गरीब हो गया क्या? अमेरिका का गरीब
किसान गरीब होगा करना गरीब बात कर दी अमेरिका से आप तुलना कर नहीं लेकिन सकते सबसे बड़ी बात जो एमएसपी है, अमेरिका से आप तुलना नहीं कर सकते इंडिया की। सुनो, इंडिया की तुलना कर ही नहीं सकते। सुनो, 9,000 एकड़ के फार्म में, यहाँ 2-2 बीघे के फार्म है, यहाँ 5-5 बीघे के किसान है। सुनिए उसकी तुलना आप कर ही नहीं सकते उससे। ऐसा ना जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी ना, हाँ जी वो यही तो करने वाली है सरकार। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, वो सारी की सारी जमीन हड़प करेंगे वो सरकार। करेंगे, होगा, करेंगे, होगा। दलालों की संरक्षा कर रहे हैं आप, दलालों की सुरक्षा कर रहे हैं कुल मिलाकर के जिस तरीके से इन कानूनों को लेकर के किसानों के मन में आशंका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर होती है तो उनकी जमीन तक हड़प ली जाएगी। ये बात अलग है कि सरकार लगातार ये स्पष्टीकरण दे चुकी है कि न तो किसानों की जमीन जाने वाली है और न ही किसान को नुकसान होने वाला है। एमएसपी को भी लेकर के सरकार लगातार स्पष्टीकरण दे चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कच्छ में ये सीधे तौर पर कहा कि किसानों की जमीन नहीं छिनने वाली है। देखना यही है कि सरकार जितनी बातें कर रही है वो किसानों को कब तक समझा पाती है और कैसे समझा पाती है। आप सभी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, गजेंद्र चौधरी जी आप हमारे साथ जुड़े, संजय जी आप जुड़े, डॉक्टर वीरपाल जी और पीयूष जी के साथ साथ अगर बात की जाए नीरज राय जी, आप सभी मेहमान लोग हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा प्रणाम।